हेलो दोस्तों। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। प्रिंसिपल साहब ने सलोनी की मां पूजा को समझाते हुए कहा, पूजा जी, आप समझती क्यों नहीं हैं? आपकी बेटी वो सब करती है जो गलत लड़कियां करती हैं। मैं अब उसको कॉलेज से निकालने वाला हूँ। फिर जो होगा वो आप और आपकी बेटी देख लेना। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पूजा भी अब काफ़ी गर्म हो चुकी थी और जसवंत की शरीर पर हाथ रखकर बोली, सर, मुझे आप ये बताना कि वो उन लड़कों के साथ ऐसा क्या गलत काम करती है। और सर, आप उसको कॉलेज से मत निकालना प्लीज़। अपना निचला होंठ दांत से हल्के से चबाते हुए पूजा आगे बोली, जसवंत जी, आप चाहो तो उसकी हरकतों की सज़ा मुझे दे देना। आप बोलो, मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी को आप कॉलेज से नहीं निकालेंगे। इतनी सुंदर औरत को अपने इतने नज़दीक पाकर जसवंत के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उसने पूजा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, आपको क्या सज़ा दूं? खूबसूरत औरतों को मैं कभी सज़ा नहीं देता, बल्कि उन्हें प्यार देता हूँ। पूजा ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जसवंत इतनी जल्दी वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर जसवंत की हरकतों से पूजा बहुत खुश थी। फिर भी जानबूझकर थोड़ी शर्म दिखाते हुए अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ढककर बोली, जसवंत जी, आप कितनी गंदी बात करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सलोनी एक वैसी माँ की वैसी बेटी है? मेरी बेटी भी क्या ऐसा बर्ताव करती है? जसवंत जी, आप कहते हैं कि आपको सब खबर है। इसका क्या मतलब? जसवंत जी, अब आप जो चाहें वो सजा दे दें मुझे, लेकिन मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालना। आप कहते हो कि मेरी बेटी भी ऐसा करती है। क्या ये सच है? जसवंत जी, मगर मुझे पता है उसका लड़कों के साथ चक्कर है और वो खूब ऐश करती है। इतना सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब का सब्र का बांध टूट गया और वो बोले, सुनो पूजा, अब जब तुम इतने प्यार से मुझे समझा रही हो तो तुम्हारी बेटी को कॉलेज से नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी जवानी से सलोनी को सजा न देने की पूरी कीमत वसूल करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही चालू औरत पूजा की है, जिसे मर्दों से प्यार करने का बहुत शौक था। फिर वो मर्द चाहे कोई भी हो, सिर्फ उसको शांत करने लायक होना चाहिए। पूजा की उम्र 45 वर्ष थी, पर दिखने में वो 30-35 के आसपास ही लगती थी। उसने अच्छे खान पान और कसरत के जरिए खुद को काफ़ी फिट और मेंटेन करके रखा हुआ था। वो बहुत ही फैशन लेवल थी और हमेशा शिफॉन या नेट की पारदर्शी साड़ियाँ और स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी। उसकी शादी से पहले और बाद में भी उसके अनेकों नाजायज संबंध रहे हैं। उसका पति मर्चेंट नेवी में था और साल में एक आधे महीने के लिए ही घर आ पाता था। इसलिए पूजा के लिए किसी से भी प्यार करने में कोई बाधा नहीं थी। पूजा की 23 साल की बेटी थी सलोनी। सलोनी भी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सलोनी को देखकर कितने ही लड़के आहें भरते थे और उसके नाम को याद करके खुद को शांत करते थे। पूजा को अपनी अय्याशियों के आगे उसकी बेटी की जिंदगी में कोई रुचि नहीं थी। सलोनी क्या पहनती है, क्या करती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है, इस सब से पूजा को कोई सरोकार नहीं था। अपनी माँ के रोक टोक के बगैर सलोनी की भी सिर्फ फैशन और लड़कों में ही रुचि थी। सलोनी 2 साल से बीए फाइनल ईयर में ही अटकी थी। दोनों माँ बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में खुश थीं। एक दिन सलोनी के कॉलेज से पूजा के लिए प्रिंसिपल से मिलने के लिए फ़ोन आया। पूजा को वैसे तो सलोनी के कॉलेज और पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार नहीं था, पर फिर भी एक माँ होने के नाते उसने प्रिंसिपल से मिलने का फैसला किया। अगले ही दिन कॉलेज गई। पूजा ने जामनी रंग की शिफॉन की साड़ी नाभि से काफ़ी नीचे बांधकर पहनी हुई थी। उसके साथ ही उसने बहुत ही कसा हुआ लो कट स्लीवलेस ब्लाउज और सफ़ेद रंग के बहुत ही ऊंची और पतली हील के सैंडल पहने थे। गले में मंगलसूत्र था। उसके लंबे बाल उसके पीछे क्लिप में बंधे थे और उसके माथे पर मैचिंग बिंदी थी और मांग में हल्का सा सिंदूर भी था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बेटी के कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने नहीं,
बल्कि किसी की शादी की पार्टी में जा रही हो। जब पूजा कॉलेज पहुंची तो शाम के 4 बज रहे थे। जब उसने चपरासी से प्रिंसिपल के बारे में पूछा, तब चपरासी ने पूजा को प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले जाने के पहले उसे सर से पांव तक प्यार भरी नजरों से निहारा था। चपरासी अंदर जाकर प्रिंसिपल जसवंत राठौड़ को पूजा के आने की खबर देने लगा। जसवंत एक बहुत ही होशियार 45 साल का आदमी था। वो 6 फुट ऊंचा, चौड़ी छाती और अच्छे खासे हट्टे कट्टे शरीर का मालिक था। उसने अपने चपरासी मंगल से पूजा को अंदर भेजने को कहा और साथ ही आदेश दिया कि कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी। मंगल ने बाहर आकर एक बार फिर पूजा को ऊपर से नीचे तक निहारा और उसे अंदर जाने को कहा। वो सोच रहा था कि इस औरत को देखकर जसवंत की क्या प्रतिक्रिया होगी। पूजा ने दरवाजे पर नॉक करके थोड़ा सा खोल कर पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं पूजा, सलोनी की माँ। आपने मुझे बुलाया था। जसवंत राठौड़ की तो इतनी सुंदर औरत को दरवाजे पर खड़े देखकर बोलती ही बंद हो गई थी। जामनी रंग की शिफॉन की साड़ी में खड़ी हुई इतनी खूबसूरत औरत को देखकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सलोनी की माँ हो सकती है। जसवंत की नज़रें पूजा पर टिकी थीं और वो पूजा की प्रतिमा को अपनी आंखों में उतारने की कोशिश कर रहा था। जब पूजा ने फिर से दरवाजे पर नॉक किया तो जसवंत असलियत में वापस होश में आया और बोला, आइए आइए पूजा जी, आप सलोनी की माँ हैं। मुझे लगा आप उसकी बड़ी बहन हो, इसलिए थोड़ा हैरान हो गया था। वैसे पूजा जी, मैंने बुलाया था आपको सलोनी के बारे में कुछ बात करने। आओ अंदर आओ और प्लीज़ बैठो। जसवंत को दिखाने के लिए पूजा ने बैठते हुए अपना पल्लू थोड़ा सा गिरा दिया। जसवंत को घूरते हुए पूजा ने देखा तो वो मन ही मन खुश हो गई और फिर अपना पल्लू फिर से ठीक करते हुए बोली, शुक्रिया, लेकिन हाँ, मैं सलोनी की माँ ही हूँ। बोलो, क्या बात करनी थी आपको मेरी बेटी के बारे में सर? जसवंत उसकी शिफॉन की साड़ी में से झांक रहे उसके शरीर के कटाव पर नजरें गड़ाए हुए बोला, आप ज़रा अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। सलोनी पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और पिछले 2 साल से फेल भी हो चुकी है। पूजा को जसवंत का अपने शरीर को घूरना बिल्कुल भी नहीं अखरा, बल्कि उसने थोड़ा और झुककर अपना पल्लू थोड़ा और खिसका दिया और बोली, सर वो तो पहले से कमज़ोर है पढ़ाई में, लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छी है। पिछले साल कबड्डी में उसकी वजह से कॉलेज को गोल्ड मेडल मिला था, याद है ना? पूजा का बर्ताव और उसकी अदाएं देखकर जसवंत बेहद खुश हुआ था। वो अपनी आंखें पूजा पर गड़ाकर बोला, स्पोर्ट्स में तो वो अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं पूजा जी, पर वो सिर्फ पढ़ाई में ही कमज़ोर नहीं, बल्कि वो गलत संगत की तरफ जा रही है। यहाँ जसवंत थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मेरा मतलब है कि वो उन लड़कियों के साथ घूमती है जिनका चाल चलन ठीक नहीं। मैं कुछ लड़कियों को पनिश करने वाला हूँ और सलोनी का नाम भी पनिशमेंट की लिस्ट में है। मैंने उन लड़कियों के पेरेंट्स को भी बताया है ये सब और आज आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो उसको ठीक कर सकती हैं। मुझे ऐसी लड़कियाँ नहीं चाहिए मेरे कॉलेज में। जब पूजा ने जसवंत को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसे खुशी हुई। उसे भी जसवंत एक सजीला और तंदुरुस्त मर्द लगा, जिससे पूजा के शरीर में थोड़ी सी हलचल मच गई। पूजा ने सोचा कि अगर वो चाहे तो कुछ हो सकता है। अगर वो जसवंत को पटा ले तो सलोनी तो पनिश होने से बच ही जाएगी, पर साथ ही पूजा को भी जसवंत का प्यार मिल जाएगा। पूजा ने इस खेल को कुछ और देरी जारी रखने का सोचा और अपने ब्लाउज के ऊपर से ही अपने शरीर पर हाथ फिराया, जैसे कि उसे खुजली हो रही हो। फिर जसवंत की आंखों में गहराई तक झांकते हुए बोली, अरे पर सलोनी अब बच्ची थोड़ी है, अपना भला बुरा वो अच्छे से समझ सकती है। भले वो उन लड़कियों के साथ रहती है जिनका चाल चलन ठीक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का चाल चलन तो ठीक है ना? पूजा फिर अपने दोनों हाथ टेबल पर रख के थोड़ा और झुकी और अपने शरीर का अच्छा नज़ारा जसवंत को दिखाते हुए बोली, मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसके लिए आप उसको पनिश करने वाले हो सर? जसवंत को पूजा का आचरण देखकर लगा कि वो उसे रिझाने की कोशिश कर रही है। जसवंत एक गर्म खून वाला राजपूत था।
जिसकी बीवी का 4 साल पहले देहांत हो गया था। वैसे तो उसने अपने शारीरिक इच्छाओं को काफ़ी कंट्रोल में रखा था और उसके अब तक सिर्फ कॉलेज की ही 3-4 जवान टीचरों से संबंध बने थे, पर कभी भी उसने किसी स्टूडेंट की मां को प्यार करने की कल्पना नहीं की थी। उसके कॉलेज के टीचरों से संबंध भी ख़त्म हो गए थे, जब या तो वो शादी करके नौकरी छोड़ गईं या उन्हें कहीं और अच्छी नौकरी मिल गई। पर अब पूजा का बर्ताव देखकर उसे लगा कि उसे कोशिश करनी चाहिए। उसे लगा कि पूजा जैसी खूबसूरत औरत के लिए थोड़ा खतरा मोल लिया जा सकता है। जसवंत उठा और पूजा के पीछे गया। जसवंत पूजा के बिल्कुल पीछे खड़ा होकर बोला, पूजा जी, ये पूछो कि सलोनी क्या नहीं करती। क्लास बंक करके उन लड़कियों के साथ घूमती है जिनके अफेयर्स हैं, और कई बार लड़कों के साथ देर तक अकेले कैंटीन के पीछे रहती है। पूजा भी खड़ी होकर जसवंत की तरफ घूम गई। पूजा ने नीचे देखा तो जसवंत की पैंट देखकर समझ गई कि जसवंत उसकी अदाओं की वजह से तैयार हो चुका था। वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत नज़दीक थे। पूजा थोड़ी मुस्कुराते हुए बोली, अरे क्लास तो सभी बंक करते हैं। क्लास बंक किया तो क्या हुआ, और अगर वो लड़कों के साथ बातें करती बैठती है तो इसमें उस पर एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है। पूजा की अदाओं को देखकर जसवंत ने मामला अपने हाथों में लेने का निश्चय किया और पूजा को बांह से पकड़कर सोफे की ओर ले गया। पूजा ने जसवंत द्वारा अपनी बांह पकड़े जाने का बिल्कुल विरोध नहीं किया। पूजा को सोफे पर बिठाकर वो भी उसके पास बैठ गया और पूजा के चेहरे को नज़दीक आकर बोला, यहाँ बैठो पूजा जी। आप क्यों नहीं समझती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सलोनी वो सब करती है जो गलत लड़कियाँ करती हैं। मैं अब उसको कॉलेज से निकालने वाला हूँ। फिर जो होगा वो आप और आपकी बेटी देख लेना। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। पूजा भी अब काफ़ी गर्म हो चुकी थी और जसवंत के शरीर पर हाथ रखकर बोली, सर मुझे आप ये बताना कि वो उन लड़कों के साथ ऐसा क्या गलत काम करती है, और सर आप उसको कॉलेज से मत निकालना प्लीज़। अपना निचला होंठ दांत से हल्के से चबाते हुए पूजा आगे बोली, जसवंत जी, आप चाहो तो उसकी हरकतों की सज़ा मुझे दे देना। आप बोलो मैं क्या करूं जिससे मेरी बेटी को कॉलेज से निकाला नहीं जाए। इतनी सुंदर औरत को अपने इतने नज़दीक पाकर जसवंत के सब्र का बांध टूटा जा रहा था। उसने पूजा का चेहरा अपने हाथों में पकड़ा और बोला, आपको मैं क्या सज़ा दूं? खूबसूरत औरतों को मैं कभी सज़ा नहीं देता, बल्कि उन्हें प्यार देता हूँ। पूजा ने बिल्कुल सोचा नहीं था कि जसवंत इतनी जल्दी ये सब करने को तैयार हो जाएगा, पर वो जसवंत की हरकतों से बहुत खुश थी। फिर भी जानबूझकर थोड़ा शर्म दिखाते हुए अपने शरीर को अपने दोनों हाथों से ढककर बोली, जसवंत जी, आप कितनी गंदी बात करते हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सलोनी एक वैसी माँ की वैसी बेटी है। मेरी बेटी भी क्या ऐसा बर्ताव करती है? जसवंत जी, आप कहते हैं कि आपको सब खबर है, इसका क्या मतलब? जसवंत, अब आप जो चाहो वो सज़ा दो मुझे, लेकिन मेरी बेटी को कॉलेज से मत निकालना। आप कहते हो कि मेरी बेटी भी ऐसा करती है। क्या ये सच है जसवंत जी? मगर मुझे पता है उसका लड़कों के साथ चक्कर है और वो खूब ऐश करती है। पूजा की बातों को सुनकर प्रिंसिपल के सब्र का बांध अब बिल्कुल टूट चुका था। प्रिंसिपल बोला, सुनो पूजा, अब जब तुम इतने प्यार से। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए प्लीज़ पूरी सुनें। शीला नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में पहुंची, तभी अचानक उसके सौतेले भाई शिखर ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी। शिखर उदास होते हुए बोला, कम से कम एक बार दिखा तो दे। मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का बड़ा मन कर रहा है। नादानी से उसकी दोस्ती जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ़, अभी तुम्हारी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी हो जाएगी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता,
शीला भाई से कह उठी। सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा। शिखर बोला, आज पहली बार दर्शन करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। शीला के लिए लॉकडाउन जी का जंजाल बन गया था। वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल बंद क्या हुआ, वो बेरोजगार होकर घर पर बैठ गई थी। घर में बूढ़े माँ बाप और एक सौतेला नशेड़ी भाई था। पैसों के साथ साथ घर का राशन पानी भी खत्म हो गया था। घर की खिड़की पर खड़ी बाहर सुनसान गलियों को देख रही थी। इंसान तो इंसान, जानवर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। शमशानों की बस्तियां आबाद, वहां पर खूब भीड़ लगती थी। मौत ने चारों तरफ तांडव मचा रखा था। इंसान इंसान से डरने लगा था। शीला बुरी तरह से टूट चुकी थी। जवानी की भूख को सहन करने वाली आज पेट की भूख के आगे हार गई थी। जिसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, वो भाई के कमरे की तरफ जाने लगी। अपनों से मांगने में कौन सी शर्म। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भाई के कमरे में देखा, वो नशे में धुत पड़ा हुआ था। अब इस नकारे को कैसे उठाऊं? शिखर उठ तो। ओ शिखर, शीला ने कई बार आवाज लगाई। तू ऐसे नहीं उठेगा। बहन को गुस्सा आ गया था। उसने बाल्टी भर पानी उस पर डाल दिया। वो एकदम से उठ गया था। अपने पास शीला को देखकर कह उठा, ये कोई तरीका है उठाने का? सारा नशा उतार दिया। मैंने तुझसे कई बार मना किया है कि मेरे कमरे में मत आया कर। शिखर गुस्सा दिखाते हुए बोला, जब भूख लगेगी मैं खुद आकर खाना खा लूंगा। शीला कहने लगी, खाना तो तब खाएगा ना जब घर में राशन होगा। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। घर में एक दाना भी नहीं जो तुझे पकाकर खिला सकूं। मुझे कुछ पैसे दे ताकि मैं बाजार जाकर सामान ला सकूं। शिखर मुस्कुराकर बोला, रुपए तो मैं दे दूंगा, लेकिन सामान कहाँ मिलेगा? सारी दुकानें तो बंद हैं। सवेरे सिर्फ 1 घंटे के लिए खुली थी, अब तो कल ही कुछ हो सकता है। शीला उदास होकर शिखर की चारपाई पर ही बैठ गई। भाई तू ही कुछ करना, मुझे तो भूख सहन करने की आदत है, लेकिन माँ बाबूजी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे यकीन है तू तो कुछ भी कर सकता है। तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। शीला भाई को मस्का मारने लगी। मैं तेरे सारे कमरे की सफाई भी कर दूंगी। ये ले, उसने शिखर को तौलिया देते हुए कहा। मैंने तेरे सारे कपड़े गीले कर दिए, इनको बदल कर दूसरे पहन ले। शिखर आज अपनी बहन के सारे गिले शिकवे भुलाकर उसको खुश करने वाला था। सबकी खुशी का ख्याल रखने वाली शीला के मुरझाए हुए चेहरे को फूल की तरह खिला हुआ देखना चाहता था। शिखर मुस्कुराते हुए शीला के बेहद नजदीक पहुंच गया। शीला कुछ समझ नहीं पाई कि भाई आखिर चाहता क्या है। वो कुछ कह पाती उससे पहले शिखर ने कहा, मेरे कपड़े तूने गीले किए हैं, इसलिए अब तुझे ही बदलने पड़ेंगे। यही तुम्हारी सजा है। फिर मैं सामान ला कर दूंगा। शीला समझ नहीं सकी कि आखिर भाई ऐसा क्यों चाहता है। वो इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद समझ नहीं सकी कि भाई की आंखों में वो खटकने लगी है। लॉकडाउन से पहले जो शहर की खूबसूरत लड़कियों को देखकर वो खुश होता था, आज शिखर अपनी खूबसूरत बहन को देखकर न जाने क्या क्या सोच रहा था। उस पर शीला ने ये बेवकूफ़ी कर बैठी कि कपड़े बदलने की ये छोटी सी सज़ा उसे मंजूर कर ली। उस नादान को क्या पता कि पेट की भूख से भी खतरनाक जिस्म की भूख होती है, जैसे एक बार लग जाए कभी नहीं मिटती। शीला के हाथ आज पहली बार छू रहे थे। उसने शिखर की शर्ट बनियान क्या निकाली, सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। शिखर का शरीर ब्रज की तरह गठीला और मजबूत था। शीला ने शिखर की आंखों में देखते हुए अब उसके नीचे के कपड़े उतारने लगी। शर्म के कारण हड़बड़ी में घुटनों से निकालने के चक्कर में शीला नीचे की तरफ क्या झुकी, सारा खेल ही बिगड़ गया था। ये नज़ारा देखकर शीला की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसके मुंह से चीख निकलने वाली ही थी कि यही सोच शीला ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। घुटनों के बल बैठी हुई शीला के पास पहुंचते ही भाई कह उठा, इतनी गौर से क्या देख रही हो? भाई की ये बात सुनते ही शीला
झेंपते हुए शर्माकर अपना सर नीचे झुका लिया था। शीला शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसने शिखर के सामने अपने सर को 2-3 बार ना में हिलाया था। कुछ नहीं होगा पगली, लेकिन भाई के उस पर बहन का अधिकार नहीं है, ये गलत है शिखर, शीला कहती हुई भाई के कमरे से बाहर जाने लगी। शिखर ने शीला को छोड़ दिया था। वो नाराज होते हुए कपड़े पहनने लगा। शीला भी क्या करती, लेकिन शर्म और लाज बार बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती। ये तेरा भाई है, पति नहीं जो अपनी अमानत सौंप रही हो। मर्यादा धिक्कारती है, हमें ये सब सही नहीं लगता। लेकिन आग दोनों तरफ लगी थी, बच पाना मुश्किल है। खाने पीने का सारा सामान शिखर ने लाकर रख दिया था। शीला समझ गई थी कि भाई मुझसे नाराज है, तभी तो बात नहीं की। उसने सभी के लिए खाना तैयार कर लिया था, लेकिन शिखर ने खाना नहीं खाया। शीला अपने कमरे में बैठी हुई सोच रही थी, भाई को वो वाली भूख लगी हुई है। रोटी खाने से सिर्फ पेट भरता है, जिस्म नहीं। शीला के प्रति शिखर की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो उसके आगे पीछे घूमता रहता। शीला मन ही मन सोचने लगी, लॉकडाउन में भाई कहीं बाहर भी तो नहीं निकल सकता, सख्त पहरा लगा हुआ है। नहाने के लिए जैसे ही शीला बाथरूम में पहुंची, शिखर ने रास्ता रोक लिया। मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं दूंगी, शिखर उदास होते हुए बोला। कम से कम एक बार देख तो लूं, मैंने आज तक नहीं देखा। देखने का आज बहुत मन कर रहा है। नादानी से दोस्ती और जी का जंजाल बन गई थी। शीला ने अपना सर पीट लिया। इसकी क्या गारंटी है कि देखने के बाद तुम ऐसे ही छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे। हाय रब्बा, ये कैसी मुसीबत मेरे गले पड़ गई है। शिखर की बात सुनकर शीला जोर जोर से हंसने लगी। बेवकूफ, अभी तेरी बहन बहुत छोटी है, शादी के बाद बड़ी होगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। भाई आज बहन की क्लास ले रहा था। शिखर की उत्सुकता इतनी बड़ी हुई थी कि शीला को बार बार बोल रहा था, अच्छा एक बात बता भाई। शीला उससे कह उठी, सच बोलना भाई, तूने आज तक कोई लड़की नहीं देखी क्या? मेरा मतलब कुछ तो देखा होगा ना। आज पहली बार दर्शन करूंगा, शिखर ने कहा। शीला के जलवे देखकर शिखर की हालत खराब हो गई थी। मेरे पास जो कुछ था मैंने दिखा दिया, शीला कहने लगी। अब बाहर निकल, मुझे नहाने दे। तुझको अपने भाई पर थोड़ा बहुत भी तरस नहीं आता क्या? शिखर मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा ना सही, कम से कम एक बार तो। शीला रहम दिल थी, सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेखबर शीला को क्या मालूम था, परवाना खुद शम्मा में जलकर अपनी हस्ती मिटाने वाला था। नादान शम्मा कुछ न समझ सकी। सुबह से शाम हो गई, शिखर अब तक घर क्यों नहीं आया? शीला खुद को कोस रही थी। और दिखा, आखिर है तो वो भी एक मर्द, कब तक अपनी इच्छा पर काबू रखता? ऐसी मेरी जवानी किस काम की जो किसी का भला न कर सके? भाई भाई कहकर रिश्तों को इतना बांधना भी ठीक नहीं। अगर उसको कुछ हो गया तो क्या करेगी? अपनी जवानी का अचार डालेगी? नहीं, वो मुझसे नाराज होकर नहीं गया है। उसके कहने पर मैंने एक बार अपना जलवा दिखाया भी था। तुमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी शीला रानी, आग में घी डालकर। ये मैं क्या ऊट पटांग सोच रही हूँ। शिखर अपने दोस्तों के पास पार्टी करने गया होगा, अभी आ जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर शीला ऐसे भागी जैसे उसकी सबसे बड़ी खुशी दरवाजे पर खड़ी हो। दरवाज़ा खोलते ही सामने शिखर को देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। ये चोट कैसे लगी शिखर? तेरे तो सारे कपड़े फटे हुए हैं। शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए शिखर कह उठा, पुलिस वालों ने मारा मुझे। वायरस से ग्रसित शिखर कहने लगा, मुझसे दूर रह। शीला रोने लगी, मैंने तुझे कहा था ना, लॉकडाउन में बाहर मत निकलना। मेरे मना करने पर भी तू बाहर क्यों गया कमीने? वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया था। खांसी बुखार से शिखर का बुरा हाल था। दवा पानी लेकर शीला शिखर के कमरे में पहुंची। कुछ नहीं होगा भाई तुझे, मैं हूं ना। ऐसी की तैसी वायरस की, मेरे होते हुए भला वो तेरे पास कैसे आ सकता है? स्पेशल काढ़ा बनाया है मैंने तेरे लिए, ये पीते ही 1 मिनट में ठीक हो जाएगा।
पगली क्यों आई है मेरे कमरे में? मेरे साथ साथ तू भी बीमार हो जाएगी। शीला ने भाई का सर अपनी गोद में लेते हुए कहा, मर ही जाऊंगी ना, लेकिन तुझे तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकती। जो अपनी सीमाओं को तोड़ के हद से गुजर जाए, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। सब रिश्ते नाते उसके आगे झूठे लगते हैं। आज तुझे अपना सब कुछ सौंप दूंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। शीला ने अपना चांद सा मुखड़ा भाई के चेहरे पर झुकाती चली गई। सवेरे तक शिखर काफी ठीक हो चुका था। भाई को खुश देखकर बहन की जान में जान आई। आज पी नहीं रखी इसने, लगता है बोतलें खाली हो गई हैं इसकी। शीला ने शिखर से मजाक किया, मेरी आंखों से पीले बेदर्दी, सारा नशा भूल जाएगा। मैंने छुपा के रखी हुई है कुछ बियर, चल आजा साथ में बैठकर पीते हैं। शीला सचमुच पागल हो गई थी शिखर के प्यार में। पहले मुझे खाना दे, बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। शिखर ने शीला को एक चपेट मार दी। क्या करता है भाई, लग रही है ना? शीला को अच्छा लगा, लेकिन उसके आगे नाटक कर रही थी। अभी जितने हाथ चलाने हैं चला, रात को देखूंगी तुझे। शिखर कहने लगा, ये सब ठीक नहीं है। एक अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करा दूंगा। ओहो, शीला झूमती हुई बोली, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वारे ठरकी, सपने दिखाकर मेरी डोली उठाने की बात करता है। अब तो लॉकडाउन में खटिया टूटकर ही रहेगी। भाई बहन दोनों एक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। शीला को मुस्कुराता हुआ देखकर शिखर पूछ बैठा, क्या चल रहा है तेरे मन में? जरा हम भी तो सुने। रात होने दे भाई, मैंने फ्रिज में चिल्ड बियर रखी हुई है। आज पहली बार तेरे साथ बैठकर मैं भी पीऊंगी, बड़ा मजा आएगा। ये सुनकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। गीता के बताए अनुसार आज की रात सीमा रानी के लिए काफ़ी दर्द भरी होगी, क्योंकि सुरेश और विनोद यानी कि उसके दोनों देवता सबसे पहले उसके पिछले जन्म के पाप उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। दोस्तों, आपको बताती चलूं कि ये देहाती लड़की की कहानी का दूसरा भाग है। कहानी बेहद रोमांटिक और रोमांचक है, इसलिए अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो प्लीज़ इस कहानी के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहला भाग देख सकते हैं। अब आगे। गीता उस मासूम सीमा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर जाती है और सीमा रानी से पूछती है, कारे गुड़िया, तुम इन दोनों बैलों की पत्नी बनने को तैयार हो? सीमा लजाती है और शर्मा कर नीचे मुंह कर लेती है। उधर गीता सीमा को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखती है और अपनी जिंदगी उन दोनों के हाथ लुटने की याद करके अंदर तक सिहर उठती है। आज फिर एक मासूम और नादान उनके चंगुल में फंस के लुटने वाली थी। शायद 2-3 साल बाद सीमा भी उसी के कोठे की शोभा बढ़ाएगी। वो दोनों के खौफ से अनजान भी ना थी, इसलिए उन ख्यालों को भूलकर वो अपने बैग से दुल्हन के साजो श्रृंगार का सब सामान निकालने लगी। गीता ने पूछा, कारे गुड़िया, पहली रात में काका होता है, कुछ मालूम है कि नहीं? सीमा ने मासूमियत से इनकार में गर्दन झुका दी। गीता ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो कैसे खुश करेगी अपने पति को? सीमा भोलेपन से बोली, खूब अच्छा खाना खिलाएंगे, घर संभालेंगे, कपड़े धोएंगे, बदन दबाएंगे, कोनो दुख न होने देंगे। गीता जोर से हंसते हुए बोली, अरे ये सब तो कोई नौकरानी भी कर देगी, फिर लुगाई का क्या फायदा? ये तो सीमा ने सोचा ही न था। धत तेरे की, ये तो हमको मालूम ही नहीं। गीता उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, बैठ यहाँ, तुझे सब समझाती हूँ। फिर दोनों पलंग पर बैठ गईं और गीता बोली, देख गुड़िया, मर्द को खुश करने का मतलब है भगवान को खुश करना, और उनको खुश करने के लिए उनके मन को खूब खुश रखो। रानी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। पुरुष का अमृत कभी बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। समझना क्या था? सीमा तो हक्का बक्का आंखें फाड़े गीता को देखे जा रही थी। इन बातों के बारे में
ना तो उसे कुछ मालूम था, ना कुछ कल्पना थी। अभी उसे समझ आ रहा था कि उसका बाप रात में उसकी माँ के साथ क्या करता था। जब बोलने लायक हुई तो डरते हुए बोली, माता जी, अगर ऐसा है तो हम अपने भगवान को कभी दुखी नहीं होने देंगे। पहली बार बहुत तकलीफ होगा, समझ लेना भगवान तुम्हारा इम्तिहान ले रहे हैं। बाद में फिर तुमको स्वर्ग का एहसास होगा। अब तुम्हारे नरक के दिन खत्म हो गए हैं गुड़िया रानी। अब तुमको भगवान मिल गए हैं, और वो भी दो दो। गीता की इन बातों से सीमा के चेहरे की मुस्कान फिर से लौट आई और वो साज सामान उलट पुलट देखने लगी। करीब 1 घंटे बाद जब दोनों बाहर निकली तो दोनों, सुरेश और विनोद, ठिठक कर देखते रह गए। सर से पांव तक अप्सरा जैसी लग रही थी वो। लाल चटकदार जरी वाला घाघरा, डोरियों वाली लाल चोली जिस पे छोटे छोटे कांच की बिंदी जो सितारों जैसे चमचमा रही थी, बाल की मांग में बड़ा सा टीका, कानों में बड़े बुंदे, नाक में नथनी जो लेफ्ट कान तक चैन में अटैच थी, और गले में 10 तोले की चैन। हाथों में लाल सफेद और सोने की चूड़ियां थीं जो कलाई से कोहनी तक भरी थीं। उंगलियों में 4 4 अंगूठियां और फास्ट ड्राई मेहंदी। आंखों में मस्कारा और होठों पर चेरी रेड लिपस्टिक उसकी सांवली काया को और सुंदर बना रही थी। पैरों में भी मेहंदी लगी थी और दोनों पैरों में एक एक सोने का घुंघरू वाली पायल थी। उसके वजन से ज्यादा शायद सीमा के बदन पर जेवर और कपड़े थे। उन सब पर लाल बूटियों वाला दुपट्टा जो उसके आधे चेहरे तक झुका हुआ था, पूरी सजावट की शोभा बढ़ा रहा था। वो दोनों ही क्या, किसी इम्पोर्टेंट इंसान का भी दिल बेताब हो जाता। उस खामोशी को गीता ने तोड़ा। क्या बात है, कोई सांप देख लिया क्या? ये तुम्हारी लुगाई है। दोनों जैसे नींद से जागे, उनके मुंह में लार भर आई थी। गीता सबको लेकर शादी के टेबल के तरफ आई और कुछ झूठ मूठ पूजा का स्वांग कर दोनों को एक मंगलसूत्र दिया और पहनाने को कहा। दोनों ने वो फॉर्मेलिटी खत्म की और एक एक करके सीमा की मांग में सिंदूर भर दिया। इसके पश्चात सीमा ने दोनों के पांव छुए। तब गीता ने सीमा से कहा, दुल्हन, अब जो हम कहेंगे उसे हमारे पीछे दोहराना। सीमा ने हामी में सर हिला दिया। गीता बोली, आज से ये दोनों ही मेरे भगवान हैं। मैं इनका पूरे लगन से सेवा करूंगी और कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरा पूरा बदन और ये जन्म सिर्फ अपने देवताओं के सुख के लिए बना है। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, पर मैं तन मन धन से उनकी सेवा करूंगी। अब मेरा पूरा जीवन इनके चरणों में समर्पित है। सीमा ने सब रिपीट किया और झुककर गीता के चरण छू लिए। गीता ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसे लेकर ऊपर के कमरे में आ गई, जो कि नीचे वाले बेडरूम का डुप्लीकेट था। पर यह शयन कक्ष जैसा सजा हुआ था और बिस्तर पर लाल गुलाब की पंखुड़ी बिखरी हुई थी। रूम के कॉर्नर में एक छोटी अंगीठी रखी थी जिसमें चंदन की लकड़ियों का अंगार जल रहा था। गीता ने सीमा से कहा कि वो अंगीठी को अपनी टांगों के बीच रखकर खड़ी हो जाए। सीमा ने जिज्ञासा से गीता की तरफ देखा तो वो बोली, गुड़िया, ऐसे तुम्हारे शरीर खुशबूदार हो जाएगी और तुम्हारे पति को अच्छा लगेगा। शर्म से लाल सीमा गर्दन झुकाए अंगीठी पर खड़ी हो गई। सीमा को 5 मिनट बाद हल्की गर्मी लगने लगी। तब गीता ने उसे बस करने को कहा। अटैच बाथरूम में ले जाकर गीता ने सीमा को पहले गुलाब जल और फिर शहद के कुल्ले करवाए। अब उसने सीमा को बिस्तर पर बैठा दिया और कहा, थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे पतियों को भेजती हूँ। नीचे आकर गीता ने कहा, जाओ सरकार, आपकी नन्ही परी आसमान में उड़ने को तैयार है। गीता के जाने के बाद दोनों ऊपर कमरे में आ गए। अंदर घुसते ही विनोद ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। दोनों बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। घूंघट में से सीमा ने देखा कि दोनों पलंग के दोनों साइड पर खड़े हैं, तो वो अपने आप में और सिमट गई। इस पल के बारे में गीता ने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था, इसलिए वो अंदर से बहुत सहमी हुई थी। विनोद ने एक साइड से उसके हाथ लगाकर घूंघट धीरे से उठाना चाहा तो
सीमा मारे शर्म के अपने हथेलियों से चेहरा ढक लिया। गीता के अनुसार आज की रात सीमा के लिए काफी दर्द भरी होगी, क्योंकि उसके देवता उसके पिछले जन्म के पाप पहले उतारेंगे, फिर दूसरे दिन से उसे स्वर्ग का आनंद मिलेगा। गांव की भोली नादान सीमा इन बातों को सच जानकर मन ही मन अपना तन मन उन दोनों को समर्पित कर चुकी थी। सब होने के बाद दोनों सीमा के आजू बाजू बैठ गए और प्रशंसा भरे स्वर में बोले, वाह रे गुड़िया, तू तो सबसे अच्छी पुजारिन है। इतना प्रसाद तो शायद ही किसी भक्त को मिला होगा। याद रखना, जितना ज्यादा प्रसाद लोगी उतना ही तुम्हारा रंग निखरेगा, तंदुरुस्त रहोगी, बाल मजबूत रहेंगे और चेहरे पर तेज रहेगा। विनोद बोला, तुमने हमको बहुत प्रसन्न किया है, तो अब हम तुमको इनाम देंगे। उन्होंने सोच रखा था कि अब वो इस नन्ही को प्यार देंगे, और सीमा ने उन्हें इतना खुश कर दिया था कि उन्होंने सोचा दर्द देने से पहले थोड़ा सीमा को और मीठा सुख दे देते हैं। करीब 3-4 बजे सुबह की बात होगी जब सीमा ने अलसाते हुए जागी। जैसे ही बेड से उठना चाहा, एक दबाव की वजह से फिर से बेड पर गिर गई। सीमा को बड़े जोर से बाथरूम लगी थी और उसकी कमर टूट रही थी। इस चहल पहल में सुरेश की नींद भी उचक गई और वो आंखें मीचता हुआ उठ बैठा। सीमा से उसने पूछा, का बात है गुड़िया, का हो गया आधी रात को? सीमा ने अलसाते हुए भोलेपन से बोली, नीचे बहुत दुख रहा है और जल भी रहा है। उस पे से बहुत जोर से बाथरूम आई है। उसके भोलेपन पर सुरेश मुस्कुराया और अपने पैर हटाकर बोला, जाओ सीमा जाओ। सीमा बेड से उठी तो एक बार फिर से लड़खड़ा गई, क्योंकि उसकी थकी टांग और कमर ने जवाब दे दिया था। जैसे तैसे करती वो दरवाजे तक पहुंची तो बाहर देखा काफी अंधेरा था। वो डर गई। उसने धीरे से मिन्नत भरे स्वर में आवाज दी, अजी सुनते हैं, जरा हमको गुसल खाने तक राह दिखा दीजिए ना, यहाँ बहुत अंधेरा है। सुरेश मुस्कुराते हुए उठा और बरामदे की लाइट ऑन करके सीमा को गोद में उठा लिया और गुसल खाने तक ले आया। उनका टॉयलेट कम बात था, जो काफी बड़ा था। बाथ टब भी था। अंदर घुसकर उसने सीमा को उतारा और बोला, चल कर ले गुड़िया। वो मिन्नत भरी निगाहों से बोली, आप बाहर तो जाइए ना। सुरेश हमदर्दी दिखाते हुए बोला, बहुत दर्द हो रहा है हमारी रानी को। सीमा, जो अब हल्का हो चुकी थी, बोली, जल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। ये कहकर वो जाने लगी तो सुरेश जल्दी से बोला, अरे अरे बैठी रहो, हम अभी एक दवाई लगा देते हैं, जलन दूर हो जाएगा। सीमा को सचमुच अब काफी अच्छा लग रहा था। वो चहकते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी दवाई है, रोज लगाइएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। सुरेश ने जो ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से सीमा को भी उस पर बहुत प्यार आ रहा था, और फिर वो भी हल्का होने के बाद रूम के एसी की ठंडक महसूस करने लगी थी। सुबह करीब 9 बजे दोनों की नींद खुली। सीमा अभी भी सो रही थी, पूरी बेफिक्री से सो रही थी। वो उसके चेहरे की मासूमियत और दुल्हन जैसा सजा धजा बदन देखकर दोनों सोचने लगे कि अच्छा हुआ कि इसने उनके बहकावे में आकर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई, नहीं तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सीमा के साथ जबरदस्ती करना। करीब 10 बजे सीमा की नींद खुल गई और वो पलंग पर उठ बैठी। वो थोड़ा लड़खड़ा गई। खुद को संभालते हुए वो नीचे रसोई में आ गई। दोनों उसे कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इतने में विनोद उसे बाथरूम में निकलता नजर आया तो उसकी तरफ लपकी और सर से पल्लू लेते हुए झुककर उसके पैर छू लिए। विनोद ने उसे आशीर्वाद देते हुए बोला, गुड़िया, रात ठीक से नींद आया कि नहीं? उसके इस सवाल पर सीमा झेंप गई और लजाकर मुंह फेरकर किचन में भाग गई। विनोद उसके पीछे आया और बोला, नहीं बताना चाहती तो ना बताओ, पर ई बताओ कि हमरे प्रसाद का कब भोग करोगी बाकी जगह पर? सीमा मारे शर्म के जमीन में गड़ी जा रही थी। फिर विनोद ने कहा, अच्छा सुनो गुड़िया, सुरेश बाहर गया है, शाम तक लौटेगा। नाश्ता टेबल पर रखा है,
पहले नहा धो लो, फिर खा लेना। आज तुमको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सीमा को बहुत अच्छा लगा कि रसोई से कम छुट्टी है। वो बाथरूम में आई और मुंह धोने लगी। विनोद उसके पीछे पीछे आया और इशारे से टब दिखाते हुए बोला, मेरी गुड़िया रानी सुनो, ये टब में दवाई है जिसमें 20 मिनट बैठ लेना और शरीर को अच्छे से धो लेना। इससे तुम्हारा दर्द और थकान दूर हो जाएगा और जब हो जाए तो हमको बुला लेना। सीमा जमीन में नजरें गड़ाए हुए हाँ में सर हिला दिया। आधा घंटे बाद सीमा बाथरूम से नहाकर एक टॉवल लपेटा और दरवाजा खोलकर विनोद को आवाज दी, ए जी सुनते हो, हमारा हो गया है। विनोद झट से वहां पहुंचा और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। विनोद ने बाथरूम के एक छोटे अलमीरा में से एक तरल पदार्थ की बोतल निकाली और बोला, ये 2 चम्मच पीने से तुम्हारा दूसरा दरवाजा खुल जाएगा और फिर हम वहां पूजा करेंगे। पूजा करने से पहले पूजा का स्थान साफ तो करना होगा ना। सीमा उसकी बातों का मतलब समझकर अंदर से थर्रा गई, पर उसने तो अब अपना तन मन सब कुछ उनको समर्पित कर दिया था, तो पूरी आस्था के साथ बोली, हमको तो भगवान की मूर्ति पूजने से ज्यादा प्रताप आपकी पूजा करने पर मिलेगा। अब तो आप ही मेरे मंदिर हैं और हम आपके भक्त। जिसको आपका प्रसाद प्राप्त होता है, आप जैसी पूजा चाहते हैं वैसी ही होगी। ये सुनकर विनोद गदगद हो गया और 2 स्पून लिक्विड सीमा को पिला दिया। वो काफी कड़वी थी, इसलिए सीमा ने मुंह बनाते हुए पी लिया। करीब 1-2 मिनट में ही उसे प्रेशर हुआ और वो झट से कमोड पर बैठ गई। उसके पेट में दाने का अगर एक भी अंश होगा तो वो पूरा पानी बनकर बह गया। दोनों फिर टब से निकलकर झरने के नीचे नहाए और टॉवल लपेटकर बाहर आ गए। सीमा को इतनी गहरी नींद आई कि वो शाम के 6 बजे तक सोती रही। सुरेश इसी समय घर लौटा तो उसकी बुलेट की आवाज से सीमा की नींद खुल गई। उसने अलमीरा खोली तो देखा कई सारे ड्रेस उसके साइज के भरे पड़े थे। ये ड्रेस दोनों ने स्पेशली सीमा और उस जैसी और लड़कियों के लिए लाकर रखे थे। सीमा ने एक नेवी ब्लू कलर का सलवार सूट निकाल कर पहन लिया और बाहर आ गई। ड्राइंग रूम में दोनों भाई कुछ बातें कर रहे थे जो उन्होंने सीमा के आने पर बंद कर दी। सुरेश ने शरारत से पूछा, कारे गुड़िया, इतना देर सो रही थी, इतना कौन सा थकने वाला काम किया था। सीमा उसके सवाल पर झेप गई और गाल शर्म से लाल हो गए। उसका सारा बदन टूट रहा था और एक मीठा सा दर्द हो रहा था। विनोद बोला, अरे कुछ नहीं भाई, हम तो बस थोड़ी पूजा की और दूसरे मंदिर की घंटी बजाई। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा और बोला, अकेले अकेले पूजा कर लिए, हमको भजन कीर्तन में बैठने का मौका ही नहीं दिया। ये तो गलत बात है ना। सीमा उनकी इस ठिठोली से शर्म से जमीन में गड़े जा रही थी। विनोद बोला, जाओ सीमा, जाके रसोई में रात का खाना बना लो। 5 आदमियों का खाना बनाना, कुछ मेहमान आने वाले हैं। सीमा के चेहरे पर 5 लोगों का खाना बनाना सुनकर जिज्ञासा जाग उठी। तब विनोद बोला, आज हमारे एक पुराने मित्र अपनी लुगाई को लेकर आ रहा है। उसकी लुगाई आजकल उसकी पूजा नहीं करती है, ना ही उसका प्रसाद ग्रहण करती है। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा कि उसे हमारे पास ले जाने से हम उसका अच्छे से इलाज करेंगे और कट्टर पुजारन बना देंगे। सीमा असमंजस में बोली, कैसी लुगाई है? अपने पति परमेश्वर का तन मन से पूजा अर्चना करना ही तो उसका फर्ज है। ये भी नहीं करेगी तो उसका जीवन व्यर्थ है। सुरेश ये सुनकर खुश हो गया और बोला, एकदम सही बोली मेरी गुड़िया रानी, पर सब तुम्हारी जैसी समझदार नहीं होती है ना, इसलिए आज हम उसका इलाज करेंगे। तुम भी हमारे साथ शामिल होकर हमारी मदद करना। सीमा खुश थी कि दोनों उससे इतना प्यार और इज्जत करते हैं कि एक ही दिन में उसे इतना मान दे रहे हैं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। आपको अगर इसका अगला भाग चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है।
इसलिए प्लीज़ पूरी सुने। थोड़ी देर तक तो मैं उसकी किसी हरकत का इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज़्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही उसके ऊपर हाथ फेर रहा था। 10 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फिराता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था और बाहर से बारिश की आवाज़ों का शोर भी था। अब मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ चुकी थी और मैं थोड़ा सा और आगे को सरका। अब उसके और मेरे बीच बस थोड़ा बहुत ही फासला था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, तब उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह पर रख दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मेरा नाम रोहन है। 12वीं की परीक्षा ख़त्म हो चुकी थी और अब मैं घर पर पूरी तरह से फ्री हो गया था। फ्री टाइम मिलने पर शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे बोरियत महसूस होने लगी। घर पर बैठे बैठे रहने से न केवल मैं ऊब रहा था, बल्कि घर के लोग मुझे छोटे मोटे कामों में भी लगा रहे थे। कभी दूध लाने के लिए कह देते, तो कभी सब्जी खरीदने के लिए। हर दिन यही सिलसिला चल रहा था। इस रूटीन से मैं तंग आकर मैंने सोचा कि कॉलेज शुरू होने से पहले कुछ अलग करना चाहिए। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। इस तरह घर में बैठकर समय खराब हो रहा है। मम्मी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, अगर तुम्हें घूमना है तो क्यों ना तुम अपने मामू के घर चले जाओ। 2-3 महीने वहाँ रहकर अच्छा बदलाव मिलेगा। मामू का घर दिल्ली में था। पिछले 4-5 साल से परीक्षा और पढ़ाई के कारण मैं उनके घर नहीं जा पाया था। हालांकि मामू के घर जाने को लेकर मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जब मैंने सोचा कि घर पर बोर होने से तो अच्छा ही है, तो मैंने जाने का फैसला कर लिया। वहाँ जाकर माहौल बदलेगा और शायद थोड़ी मस्ती और घूमना फिरना भी हो जाएगा। अगले दिन सुबह मैंने अपना बैग पैक कर लिया था। मम्मी ने मेरे लिए कुछ ज़रूरी सामान रखवाया और दोपहर तक मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। सफ़र के दौरान मैं सोच रहा था कि मामा और मामी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। मामू का घर एक छोटी सी गली में था। जब मैं उनके घर पहुंचा, तब मामू और मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मामू ने कहा, अरे रोहन, कितने साल बाद आ रहे हो। हमें तो लगा था कि अब तुम कभी आने वाले नहीं। मामा के 2 बच्चे थे। उनकी बेटी अंकिता 19 साल की थी और बेटा 9 साल का था। मामी ने मुझे अंदर आने को कहा। मैंने हाथ मुंह धोया और फ्रेश हो गया। मामी ने मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाया था। खाने के बाद मैंने सोचा कि घर में ही बैठने के बजाय थोड़ी देर बाहर जाया जाए। मैं छत पर चला गया। छत पर ताज़ी हवा चल रही थी, जो काफ़ी सुकूनदायक लग रही थी। छत के एक कोने में एक छोटी सी खाली रूम था। रूम को देखकर लगा कि ये शायद किसी के पढ़ने की जगह है, क्योंकि वहाँ कई किताबें रखी हुई थीं। रूम में एक गद्दा बिछा हुआ था और एक कोने में कुछ पेन और नोटबुक रखे हुए थे। मैंने बाहर गली में झांका, लेकिन वहाँ कुछ खास नहीं दिखा। गली में इक्का दुक्का लोग आते जाते नजर आ रहे थे। हालांकि उस माहौल में एक सादगी थी जो मुझे अपने घर से अलग महसूस हो रही थी। मैं नीचे आया और मामी के पास जाकर उनसे बातें करने लगा। मेरे मामा की बेटी अंकिता और उसका भाई सचिन इस समय घर पर नहीं थे। मैंने मामी से पूछा, मामी, अनीता और सचिन कहाँ हैं? मामी ने मुझे जवाब दिया, अनीता के एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इसलिए वो क्लास में गई है और सचिन अपने दोस्तों के साथ खेलने गया है। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ आई और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ड्रेस पहने हुए, हाथ में किताबें लिए हुए अंदर आई। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि यही अनीता ही होगी, क्योंकि मुझे उसे देखे हुए काफ़ी समय हो गया था। लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा काफ़ी बदल गई थी। अब वो जवान और बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी त्वचा पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। उसके लंबे बालों की चोटी बनी हुई थी और धूप में निकलने से उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना था। अनीता ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। मैंने भी जवाब में मुस्कुराकर उसे देखा। मैं उसे कुछ बोलने वाला था, लेकिन इससे पहले वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आई और मामी ने उसे नाश्ता दिया। नाश्ता करते हुए अनीता ने किताब खोलकर अपनी पढ़ाई में लग गई।
मैंने सोचा कि शायद मैं उससे कुछ बात कर सकूं, इसलिए मैं उसके पास बैठकर धीरे धीरे उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अनीता बस वही जवाब दे रही थी जो मैंने पूछा था। इसके अलावा उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सी क्लास में हो? तब अनीता ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, मैं अब 12वीं क्लास में हूँ। उसके बाद मैंने पूछा, क्या तुम्हारे क्लास में कोई एग्ज़ाम चल रहे हैं? वो बोली, हाँ, वही चल रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अनीता ने अपनी बात ख़त्म की और फिर वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं मामी और सचिन के साथ बैठा बातें करता रहा। बातचीत तो चलती रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। मेरा मन और ख्याल बार बार उसी की ओर चला जाता। शाम को हमने साथ में खाना खाया। गर्मी की वजह से रात को हम सब छत पर सोने के लिए चले गए। छत पर आते ही मैंने देखा कि अनीता कपड़े बदल रही थी। मैंने तुरंत एक कोने में दीवार के पास लेटने का फैसला किया। अनीता मामी के पास सो गई। चांद की हल्की हल्की रोशनी छत पर बिखरी हुई थी और उसकी चमक से अनीता का चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरा ध्यान पूरी तरह से उसी पर था। मैं उसे चुपके चुपके देखता रहा। उसका मासूम चेहरा, उसके बाल, सब कुछ जैसे कोई जादू सा लग रहा था। मैं उसे देखते देखते कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला। सुबह मामी ने मुझे जगाया। मैं जागकर नीचे नाश्ता करने के लिए गया। तभी मेरी नज़र अनीता पर पड़ी। वो क्लास के लिए तैयार हो रही थी। उसने एक बेहद खूबसूरत से रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा निखार रही थी। उसके खुले बाल जैसे किसी कविता की पंक्तियों से बने हों, उसे बिल्कुल किसी अप्सरा जैसा बना रहे थे। मैं उसे बस देखता रह गया। इतने में मामी ने मेरे सामने नाश्ता रख दिया। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अनीता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया और चुपचाप क्लास के लिए निकल गई। जैसे जैसे वो मुझे नज़रअंदाज कर रही थी, वैसे वैसे मैं उसकी ओर और भी ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा था। पूरा दिन मैंने मामी और सचिन के साथ बिताया था। हम बातें करते रहे, खेलते रहे। इसी बीच मामा बाहर जाने लगे। उनके हाथ में बैग था। मैंने उनसे पूछा, मामा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मामा ने जवाब दिया, मुझे मुंबई जाना है, कंपनी का काम है, इसलिए 1-2 हफ्ते वहीं रहूँगा। तुम तीनों का ध्यान रखना। मैंने तुरंत कहा, चिंता ना करें मामा जी, मैं हूं ना। मामी ने मामा के लिए नाश्ता तैयार किया। मामा जी ने नाश्ता किया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। उनके जाने के बाद घर में जैसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। अब मेरी निगाहें बस अनीता पर ही थी। दिन भर मैंने सचिन और मामी के साथ बातें की, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मेरे विचारों में सिर्फ अनीता थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसका वो मासूम चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं बस उसकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था। शाम के 4 बजे दरवाज़ा खुला। मैंने देखा अनीता अंदर आई। गर्मी और धूप के कारण वो पसीने से तरबतर थी। उसने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा और सीधा अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो फ्रेश होकर आई। उसने नाश्ता किया और फिर अपने स्टडी टेबल पर जाकर पढ़ाई में जुट गई। मैंने सोचा कि आज उससे कोई सवाल न पूछूं। पिछली बार जब मैंने बात करने की कोशिश की थी, तब वो छत पर जाकर पढ़ाई करने लगी थी, जिससे मुझसे बात करने का मौका ही छिन गया था। इस बार मैं नहीं चाहता था कि वो फिर मुझसे दूर हो जाए। थोड़ी देर बाद सचिन ने कहा, चलो भैया बाजार चलते हैं। मैंने भी सोचा कि थोड़ा समय बाहर बिताना ठीक रहेगा। हम दोनों बाजार चले गए। बाजार में घूमते हुए हमने सचिन के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। वहीं मैंने सोचा कि अनीता के लिए कुछ ले लिया जाए। मैंने उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। घर लौटकर मैंने अनीता को चॉकलेट दी, लेकिन उसने बड़ी ही बेपरवाही से कहा, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने चॉकलेट फ्रिज में रख दी और मन ही मन सोचा, अजीब लड़की है। आम तौर पर लड़कियां चॉकलेट के लिए दीवानी होती हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग है। उसकी ये अलग सी बात भी मुझे उसकी ओर खींच रही थी। जितना वो मुझसे दूर जा रही थी, उतना ही मैं उसकी ओर खिंचता चला जा रहा था। रात का समय हो गया था। हम चारों फिर से छत पर सोने के लिए गए। गर्मी के कारण खुले आसमान के नीचे सोना हमेशा सुकून देता है, लेकिन रात के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। बादल गरजने लगे और बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें पड़ते ही हम सब जाग गए। छत पर सब कुछ भीगने लगा।
जल्दी जल्दी हमने अपनी चीज़ें समेटी और छत के छोटे से कमरे में चले गए। कमरे में अंधेरा था क्योंकि बिजली चली गई थी। सभी ने जैसे तैसे जगह बनाई और सो गए। मैं कमरे की दीवार की साइड में लेट गया। बारिश की हल्की हल्की आवाज़ और ठंडी हवा के बीच मुझे नींद आ गई। लेकिन आधी रात को बिजली की तेज़ कड़क के साथ मेरी नींद टूट गई। मैं थोड़ा सहमा हुआ था। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई सो रहा है। पहले तो मुझे लगा कि सचिन होगा, लेकिन जब मैंने बिजली की चमक में देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पास अनीता सोई हुई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें ही थम गई हों। उसे अपने इतने करीब देखकर मैं तो हैरान रह गया था। उसके चेहरे की मासूमियत और इस अनजान स्थिति में खुद को संभालने की कोशिश ने मुझे और अधिक बेचैन कर दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आप को सामान्य करने की कोशिश की। उसका मासूम चेहरा और शांत सी स्थिति ने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैं उसे देखते देखते सोने का प्रयास करने लगा, लेकिन हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो उसका चेहरा मेरी कल्पना में लौट आता। धीरे धीरे मेरे मन में एक अजीब सी इच्छा जागने लगी उसे छूने की, लेकिन साथ ही डर भी था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने उसे छुआ और वो जाग गई तो बड़ा हंगामा हो सकता है। मैं इस उलझन में था कि आखिर करूं तो क्या करूं। मैं ये सोचकर खुद को समझाने लगा कि वो यहाँ शायद संयोग से सोई है। अंधेरे में उसे ये एहसास नहीं हुआ होगा कि मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी मेरे पास नहीं आती। मामी भी हमारे पास ही सो रही थी, इसलिए शायद उसे लगा कि ये एक सुरक्षित जगह है। लेकिन मेरे मन में ये सवाल घूमता रहा, क्या वो वाकई महज एक इत्तेफाक था या उसने जानबूझकर मेरे पास सोने का फैसला किया था। ये जानने की बेचैनी मुझे परेशान कर रही थी। मैं सोने का नाटक करने का फैसला करने लगा और धीरे धीरे अपना हाथ उसकी कलाई पर रख दिया। जैसे ही मेरा हाथ उसकी कलाई पर पड़ा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक हल्का सा करंट दौड़ गया हो। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो तुरंत जाग गई। उसने बिना किसी की देरी के मेरा हाथ झटक दिया। मैं तुरंत अपनी आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो उठकर बैठ गई। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे घूर रही थी। कमरे के अंधेरे में मैं उसकी नज़रों का सीधा सामना ना कर सका। बिजली की चमक के साथ एक पल के लिए मैंने देखा कि वो मेरे चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और शायद थोड़ा गुस्सा भी था। कुछ ही पलों में वो तेजी से उठी और मामी के दूसरी तरफ जाकर लेट गई। मैं वहीं पड़ा रहा। मन में एक अजीब सी बेचैनी और पछतावे का एहसास लिए मैंने सोचा, क्या मैंने सही किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर एक और विचार आया, कम से कम इस बहाने मैं उसके करीब तो था। पता नहीं फिर कभी ऐसा मौका आएगा या नहीं। अगले दिन सुबह अनीता ने हमेशा की तरह सामान्य व्यवहार किया। वो कल रात की घटना को लेकर बिल्कुल सहज लग रही थी। उसके चेहरे पर ना तो कोई झिझक थी, ना ही कोई गुस्सा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन आज वो बहुत तनाव में थी और पूरा दिन किताबों में व्यस्त रही। मुझे ये अजीब लगा तो मैंने मामी से पूछा, अनीता आज इतनी परेशान क्यों है? मामी ने बताया, कल उसका एक मुश्किल पेपर है और वो है मैथ का। वो इस विषय को लेकर हमेशा से थोड़ी घबराई रहती है। ये सुनकर मैंने कहा, मैथ तो मुझे बहुत पसंद है। मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ। अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ा सकता हूँ। मामी ने खुशी खुशी कहा, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम उसे मैथ पढ़ा दो, वो थोड़ा निश्चिंत हो जाएगी। मामी ने अनीता को बुलाया और कहा, बेटी तुम्हें मैथ पढ़ने में मदद चाहिए, ये तुम्हें पढ़ाएगा। अनीता ने पहले तो मामी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वो मान गई। मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सचिन वहीं पास में खेल रहा था, जिससे हमारा ध्यान बार बार भटक रहा था। मामी ने हमें सुझाव दिया, तुम दोनों छत पर चले जाओ, वहाँ उस छोटे से रूम में पढ़ाई कर लो, वहाँ शांति से पढ़ पाओगे। मैं और अनीता किताबें और नोट्स लेकर छत की ओर उस रूम में चले गए। कमरे का माहौल शांत था, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगाना आसान हो गया। मैंने उसे मैथ के मुश्किल सवाल हल करने में मदद की। पढ़ाई के दौरान जब मैं उसे किसी समस्या का हल समझा रहा था
तो कई बार हमारा हाथ आपस में टकरा गया था। हर बार जब उसका हाथ मेरे हाथ से छूता तो मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास होता। मेरे शरीर में जैसे हल्का सा करंट दौड़ जाता। मैंने कोशिश की कि मेरी भावनाएं मुझ पर हावी न हों और मैं पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करूं। हम दोनों ने पूरी गंभीरता से पढ़ाई की। वक्त का पता ही नहीं चला और देखते ही देखते रात हो गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद हम नीचे गए, साथ में खाना खाया और सोने के लिए चले गए। अगले दिन अनीता ने अपना पेपर दिया। दोपहर में जब वो घर लौटी तो उसकी खुशी देखने लायक थी। वो दौड़ती हुई आई और सीधा मामी के गले लग गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और संतोष था। मामी ने उसे देखकर पूछा, कैसा हुआ पेपर बेटी? अनीता ने उत्साह से कहा, मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। जितना मैं सोच रही थी उससे कहीं बेहतर। इसके बाद वो मेरी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में आभार का भाव था। उसने कहा, शुक्रिया, तुम्हारी मदद से मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब मेरी परीक्षा खत्म हो गई है और मुझे कुछ दिन की छुट्टियां मिल गई हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। उसकी मुस्कान और उत्साह देखकर मुझे लगा कि मैंने उसकी मदद करके कुछ अच्छा काम किया है। अब मुझे उसके साथ कुछ और समय बिताने का मौका मिलेगा और यही सोचकर मैं मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश था। अब वो मुझसे बहुत आसानी से बातें करने लगी थी। हम तीनों बहुत मज़े कर रहे थे और खूब बातें कर रहे थे। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। एक रात हर बार की तरह हम चारों छत पर सोने गए। सोने के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। फिर से सब कुछ समेटकर हम उस छोटे से कमरे में चले गए। मैंने चादर ओढ़ ली और फिर से हम चारों सो गए। रात में अचानक मेरी नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास कोई सो रहा है। मुझे फिर से वही लगा कि शायद सचिन मेरे बगल में सो रहा है। लेकिन बिजली की चमक से मैंने देखा कि अनीता मेरे पास सो रही थी। मैंने सोचा, अब ये मेरे पास क्यों सो रही है? सुबह जब मामी उसे मेरे पास सोते हुए देखेंगी तो उन्हें क्या लगेगा? मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सीधे उसे उठाना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने जानबूझकर उसके ऊपर हाथ रख दिया। वो मेरे हाथ को हटाकर उठ बैठी और मुझे देखने लगी। मैं सोने का नाटक कर रहा था। फिर उसने फिर से वहीं पर सोने की कोशिश की। मैंने सोच लिया कि मैं दूसरी तरफ जाकर सो जाऊंगा, लेकिन उस कमरे में जगह इतनी नहीं थी। इसलिए मैं दीवार की तरफ मुंह करके लेट गया। फिर मेरे मन में कई विचार आने लगे। इसलिए मैंने फिर से उसके पास मुंह करके सोने का नाटक किया और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे एक अलग ही फीलिंग हुई। मैंने उसकी हलचल की प्रतीक्षा की, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो गहरी नींद में है। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ रखी थी और मैं चादर पर हाथ फेरता रहा। 10 मिनट तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहाँ बहुत अंधेरा था और बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। ये सब होते हुए मेरे मन में आग लग गई और मेरी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उसके पास जाकर लेटने की कोशिश की। अब हमारे बीच बहुत कम फासला था। जैसे ही मैंने चादर के अंदर हाथ किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे थोड़ी हड़बड़ाहट हुई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोई हरकत नहीं की। मैं फिर से सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मेरे कान में धीरे से कहा, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। बारिश थोड़ी कम हो गई थी। वो उठकर बैठी और मामी और सचिन की तरफ देखा। दोनों गहरी नींद में थे। फिर वो उठकर नीचे चली गई। उसका ये बोलना सुनकर मेरी तो नींद उड़ चुकी थी। मैंने सोचा, अब तक ये लड़की मुझसे बात तक नहीं कर रही थी और अब ये अचानक नीचे बुला रही है। कमरे में अभी भी लाइट नहीं आई थी और चारों ओर अंधेरा था। मैं थोड़ी देर बाद उठकर कमरे से बाहर गया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा कि वो मेरी राह देख रही थी, लेकिन अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। 20 मिनट तक हमने एक दूसरे को प्यार दिया। फिर हम दोनों ऊपर आकर सो गए। 15 से 20 दिनों तक यही सब चलता रहा। छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और अब मुझे अपने गांव लौटना था। उस दिन मैं मामा मामी और सबसे विदा लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और रवाना होने के लिए बाहर आया, मैंने देखा कि अनीता चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखें छलकने को तैयार थीं। मैंने उसके पास जाकर कहा, तुम चिंता मत करो। जब मेरी डिग्री पूरी हो जाएगी तब मैं अपने माँ बाप और मामा मामी को सब कुछ बता दूंगा।
हम दोनों की शादी के लिए बात करूंगा। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे ये शब्द सुनकर वो रो पड़ी और मेरे गले लग गई। उस पल ऐसा लगा जैसे वो मुझे कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती। उसकी पकड़ में एक गहराई थी और उसकी आंखों से बहते आंसू मेरे दिल को छू रहे थे। उसी समय नीचे से मामी ने आवाज दी, जल्दी नीचे आओ, गाड़ी का समय हो रहा है। मैंने अनीता को धीरे से अलग किया और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। बस थोड़ा समय और इंतजार करना है। इसके बाद मैं नीचे गया, मामा मामी से विदा ली और अपने गांव के लिए निकल पड़ा। छुट्टियों में मैं मामा मामी के घर अक्सर आता रहा। हर बार अनीता से मिलकर उसका साथ और गहरा हो जाता। हमारी बातचीत में एक नए जीवन के सपने पनपने लगे थे। ऐसे ही 3-4 साल बीत गए और मैंने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी होते ही मैंने अपने माँ बाप और मामा मामी को एक साथ बुलाया। मैं उनकी मंजूरी लेने के लिए उनके सामने बैठा और साफ शब्दों में कहा, मुझे अनीता से शादी करनी है। सबने इस रिश्ते पर सहमति जताई और कुछ महीनों के अंदर हमारी शादी की तैयारी शुरू हो गई। फिर वो दिन भी आया जब मैं और अनीता शादी के बंधन में बंध गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।